नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। समारोह में तीनों सेनाओं, राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड ने बजाई मनमोहक 29 धुनें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत है लोकतंत्र की जननी। जनमानस की रग-रग और संस्कृति में रचा बसा है लोकतंत्र। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास पर जानलेवा हमला। नवा किशोर दास को मारी गई गोली। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने मारी गोली। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नवा दास से मिलने पहुंचे अस्पताल। और नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किया अपने नाम। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर जमाया खिताब पर कब्जा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला लखनऊ में। पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम पर रहेगा श्रृंखला में बराबरी करने का दबाव। ओडिशा में चल रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला। गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन जर्मनी के बीच खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रचार की चकाचौंध से कोसों दूर निस्वार्थ सेवा की भावना से कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित कर देश स्वयं गौरवान्वित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस की रग-रग और संस्कृति में रचा बसा है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन को परोसने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इनमें बाजरा खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी, रागी से बने पायसम, पूरी और डोसा शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वास्थ्यकर पेय और नूडल्स को प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनों ने कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया। इस दौरान सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा 29 मनोरम और
पैर थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई गई। समारोह सामूहिक बैंड की अग्निवीर धुन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगमदूर, क्वींस ऑफ सतपुरा, भागीरथी, कोंकण सुंदरी जैसी मोहक धुनें बजाई गई। भारतीय वायुसेना के बैंड ने अपराजय, अर्जुन, चरखा, वायु शक्ति, स्वदेशी की धुन बजाई, जबकि भारतीय नौसेना की बैंड एकला चलो रे हम तैयार हैं और जय भारती की धुनें बजाई गई। वहीं भारतीय सेना का बैंड शंखनाद, शेरे जवान, भोपाल, अग्रणी भारत, यंग इंडिया, कदम कदम बढ़ाए जा, ड्रमर्स कॉल और ए मेरे वतन के लोगों की धुनों के साथ माहौल में अलग उत्साह का रंग भरता दिखाई दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित अमृत उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार ये उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। वहीं 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष फूल, पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बगीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उद्यान देखने के इच्छुक www.rashtrapati-sachivalaya.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वहीं प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट एस्टेट का द्वार संख्या 35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने आवास में बने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास पर जानलेवा हमला हुआ है। ब्रजराज नगर के गांधी चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नबा किशोर दास को सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने गोली मारी है। अस्पताल में ICU में भर्ती नबा दास की हालत गंभीर बताई जा रही है। किशोर दास को इलाज के लिए विमान से राजधानी भुवनेश्वर लाया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वास्थ्य मंत्री नबा दास से मिलने भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य मंत्री नबा दास के बेटे को सांत्वना दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरुसी आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। गत वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान कुरुसी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हितों के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल सिद्धांतों पर दृढ़ रहना और संस्था के सतत रूपांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करना, निर्णय प्रक्रिया में विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना और दुनिया के संकटों से जूझने के लिए भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना सहित अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। कुरुसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के G20 अध्यक्ष दल के साथ भी चर्चा करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता में
30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने G20 देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। प्रतिनिधियों को यात्रा के दौरान रॉक गार्डन, सुखना लेक और कैपिटल कॉम्प्लेक्स सहित शहर के प्रसिद्ध स्थलों को भी दिखाया जाएगा। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से एक दिन पहले आर्थिक कार्य विभाग ने इस बैठक के रोडमैप के बारे में मीडिया को जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि विभिन्न देशों का ऋण समाधान का एजेंडा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बैठकों के दौरान वैश्विक कर्ज की स्थिति पर व्यापक नजर होगी। आर्थिक कार्य विभाग ने बैठक में भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैठकें बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के तरीके खोजने पर केंद्रित होंगी। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने श्रीनगर के राजबाग स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क कर लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश पारित किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ दर्ज UAPA मामले में ये आदेश दिया था। नईम खान 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर NIA ने कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। चेन्नई स्थित सांस्कृतिक केंद्र कलाक्षेत्र फाउंडेशन में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव वत्सवास का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है और देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म फेस्टिवल के दौरान अलग से रीचिंग आउट इंडिया एंड द SCO विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य भारत और SCO देशों के बीच सहयोग के संभावित रास्ते तलाशने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय उद्योग, फिल्म निर्माताओं और फिल्म महोत्सव के जूरी सदस्यों के बीच तालमेल को सुविधाजनक बनाना था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और फिल्म सुविधा कार्यालय, इन्वेस्ट इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव नीरजा शेखर ने की। बैठक में SCO के सदस्य देशों से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रतिभाओं, सह निर्माण गतिविधियों और संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से भारत के फिल्म उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया गया। अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 109 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 108 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.08% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.07% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1842 है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.4 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है।
पिछले 24 घंटों में 2,11,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हुए। कैलिफोर्निया में पिछले 1 महीने में होने वाली ये गोलीबारी की चौथी घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बेवर्ली क्रेस्ट इलाके में हुई। गौरतलब है कि इससे पहले चीनी नववर्ष के मौके पर कैलिफोर्निया में ही गोलीबारी की एक बड़ी घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हुए थे। जर्मन सरकार के यूक्रेन को युद्धक टैंक भेजने के फैसले के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देने का विरोध करते हुए यूक्रेन को हथियार भेजने के फैसले की निंदा की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इस युद्ध को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि जर्मन सरकार ने हाल ही में अपने 14 लेपर्ड टैंक्स को यूक्रेन को देने का फैसला किया था और साथ ही दूसरे देशों को भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। पेरू में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। उत्तर पश्चिमी पेरू में एक बस के खाई में गिरने से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। बस में 7 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस में बड़ी संख्या में कैरेबियन देश हैती के लोग शामिल थे। ये बस उस मोड़ पर हादसे का शिकार हुई जिसे डेविल्स कर्व कहा जाता है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बस अपना नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के एक रूसी अधिकृत क्षेत्र में स्थित अस्पताल पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया। हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए। वहीं दर्जनों मरीजों के साथ कई चिकित्सा कर्मचारी भी घायल हो गए। मॉस्को ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा। वहीं यूक्रेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान में तुर्की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी इलाके में भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार बचाव कार्य की निगरानी के लिए गृहमंत्री और अधिकारी होई शहर पहुंच गए हैं। एजेंसी के अनुसार भूकंप से 2 शहर और 87 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन से 7 किलोमीटर नीचे था। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। मुझे बच्चा समझना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा नरसिंह। मुझ जैसे कई लोग हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। अंग्रेजों के देसी सैनिकों ने अपने ही अफसरों के मुंह पर तूफे तान दी। उभरते हुए उफान पर नियंत्रण पाने का दायित्व कंपनी ने कप्तान स्टुअर्ट को सौंप दिया। इस देश पर पूरी तरह से राज तुम कभी नहीं कर पाओगे। स्वराज के लिए जिए हैं, स्वराज के लिए ही मरेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप मिलेंगे एंटरप्राइज सिस्टम्स के स्टार्टअप चैंपियन से। ये है एनेक्सी डिजिटल। यूथ है वो शहर इसलिए जाता है क्योंकि उसे अब एक लिमिटेड इनकम हो पाती है और हमने ये तय किया कि हम ये कोशिश करेंगे कि वो 3,000 से 5,000 रुपए पर मंथ एनेक्सी के प्लेटफॉर्म से कमा पाए, जो इफेक्टिवली उनके करंट इनकम पे 30% का इंक्रीमेंट है। जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है भारत की, हम उनको टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वो कर सकती हैं इस वक्त और हमें उन्हें हेल्प करना है। उसमें टॉप स्टार्टअप्स भी आ जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही जोकोविच 22वां ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल के बराबरी उन्होंने कर ली है। साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में टीम को सीरीज में बने रहने के लिए अगले मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में हार्दिक अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अगले मैच को जीतना चाहेंगे। ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन जर्मनी के बीच भुवनेश्वर में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में जर्मनी और बेल्जियम दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का जुझारू खेल आकर्षण का केंद्र रहा। ऐसे में फाइनल में इनकी भिड़ंत रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आ सकती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।